लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें टाइम पीरियड निकाल दिया था, सेम पोटेंशियल एनर्जी सेम काइनेटिक एनर्जी से फेंका तो रेडियस रेशियो बता दिया था मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, याद है कि एक चार्ज को फेंकेंगे तो उसका मोशन कैसा होगा, सर्कुलर मोशन, हाँ है ना। सिर्फ एक केस करवाया था, व्हेन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला केस करवाया था। एक केस मेरे को करवाने की जरूरत ही नहीं थी जिसके अंदर वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब एक केस और है, जब इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एंगल हो। अब वो देखो वो क्या है, मान लो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपने एक प्लस चार्ज को v वेलोसिटी से इधर फेंक दिया, q चार्ज m मास। अब इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से, ये एंगल थीटा है दोनों के बीच में, एक कंपोनेंट तो ये होगा, इसको क्या बोलेंगे, v cos थीटा। एक कंपोनेंट ये क्या है, v sin थीटा। क्या बात समझ में आएगी नहीं, इस कंपोनेंट के कारण कोई फोर्स लगेगा नहीं तो इसका जो मोशन होगा ना वो ऐसा मोशन होगा, जैसे भी इसको ऐसे फेंकोगे तो इसके ऊपर फोर्स अंदर की तरफ लगेगा तो एक ऐसा सर्कल तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन साथ साथ में इसके पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी तो ये ऐसे आगे भी जाएगा, हाँ या ना, ऐसे आगे भी जाएगा, इसको बोलेंगे हेलिकल पाथ बोलेंगे। तो इसका कुछ मोशन होगा ना वो कुछ ऐसा होगा। क्या बात समझ में आई है नहीं, ठीक है। अभी इसका एकदम डिटेल्ड व्यू भी देखेंगे कैसे हो रहा है, लेकिन पहले टाइम पीरियड निकाल लेते हैं इसका। टाइम पीरियड कितना होगा, टू पाई एम अपॉन क्यू बी, हाँ है ना। टाइम पीरियड क्या होगा, टू पाई एम अपॉन क्यू बी टाइम पीरियड हो जाएगा। इस टाइम पीरियड के अंदर ये एक चक्कर काट चुका होगा, ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं डेल्टा दैट इज पिच। इसको क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं इसको। तो डेल्टा इस किसके बराबर है, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड, ये आ गई पिच। क्या बात समझ में आई है नहीं, क्या बात समझ में आ गई सबको, अगर ये बात समझ में आ गई तो इतना लिख लो, इसको पिच बोलते हैं। पिच की डेफिनेशन भी लिखवाता हूँ, पहले इतना लिख लो। अभी पता चल जाएगा यार, सेम कैसे रहेगा डेल्टा एक्स, ये बता मेरे को। वेलोसिटी अगर इधर की ज्यादा होगी, थीटा अगर ज्यादा हो गया तो टाइम पीरियड चेंज नहीं हो जाएगा। कर दूंगा, अभी कर दूंगा, मेरे सामने ही बड़ी है शीट्स।
मेरे को लगता है मैंने दूसरे ग्रुप में भेज दिए शायद 11th वाले में। अब देखो शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, देखना तुम, सारा मोशन समझ में आ जाएगा तुम्हें इसका। अब इसमें क्या है, देखो मैं तुम्हें एक बार बताता हूँ। वेलोसिटी दो, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, देखो शो मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बोलो भाई। अरे अब सुनो ध्यान से, अब कुछ वेलोसिटी तो x के अलोंग है, अब देखो कुछ वेलोसिटी z के अलोंग है, दैट इज फील्ड के अलोंग है कुछ वेलोसिटी। तो इसकी स्पीड कितनी है, vx का स्क्वायर प्लस vz का स्क्वायर, उसका अंडर रूट। तो मैंने कंपोनेंट करके दिया, इसने ऑलरेडी कंपोनेंट दिए हुए हैं इसके अंदर, यहाँ पे समझ में आ रही है मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ? अब देखो ये सर्कल में रहेगा अगर ये वेलोसिटी 0 रहेगी, अब देखना अब कैसा मोशन रहेगा, देखो ये सर्कुलर पाथ है, हाँ है ना। अब z डायरेक्शन में अगर थोड़ी सी वेलोसिटी कर दूंगा तो देखना क्या होगा, क्या लॉजिक समझ में आ गया? हाँ है ना। क्या लॉजिक समझ में आया तुम्हें? आगे बात समझ में? अब देखना ध्यान से, अगर अब देखना इसका मोशन कैसा दिखाई देगा तुम्हें। अभी तो देखो एक ही प्लेन में घूम रही है चीज, रीसेट कर दिया। अब मैं क्या जेड के अलोंग थोड़ी सी वेलोसिटी कर देता हूँ इसकी, अब प्ले कर रहा हूँ, अब देखो कैसा मोशन दिखाई दे रहा है। ये बताओ ये हेलिकल मोशन नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें? हाँ है ना। इस चीज को एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसको एक टाइम पीरियड बोलते हैं। एक टाइम पीरियड के अंदर ये फील्ड के अलोंग जो डिस्टेंस चलता है, बात समझ में आएगी नहीं, क्या बोला, एक टाइम पीरियड के अंदर एक चक्कर काटने में एक टाइम पीरियड लगे, उसके अंदर ये फील्ड के अलोंग जो डिस्टेंस चलता है उसको पिच बोलते हैं। तो लिखो पिच की डेफिनेशन, देखो इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द चार्ज पार्टिकल it is the distance traveled by the charged particle along the magnetic field, along the magnetic field in one time period. Along the magnetic field in one time period. समझ में आ गई ये बात? In one time period. In one time period.
ठीक है, अब देखो जेड फील्ड बढ़ा दोगे तो जेड की अलॉन्ग वेलोसिटी बढ़ा दोगे तो पिच बढ़ जाएगी, देखना समझ में आ रही है मेरी बात, पिच बढ़ गई ना। मेरे को ये बात बताओ, अगर वेलोसिटी बढ़ाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, वेलोसिटी बढ़ाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, पिच बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी वेलोसिटी बढ़ाने से, पिच। बाकी लोग भी जवाब दो, विकास ने कहा है नहीं बढ़ेगी, कई कह रहे हैं इंक्रीज होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूछो क्यों, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता, जो फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है उस वेलोसिटी पे टाइम पीरियड डिपेंड ही नहीं करता। अब देख लो तुम, ध्यान से देखना मैं बोल क्या रहा हूं, देखो इसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ, पिच में कोई चेंज नहीं आ रहा, क्या ये बात समझ में आ रही है मेरी, ये बहुत अच्छा लग रहा है यार देखने में, रीसेट करके प्ले करूंगा इसको, ये देखो एकदम जबरदस्त लग रहा है ना ये हेलिकल पाथ। अब सुनो, अगर मैं ये वेलोसिटी इंक्रीज करूं तो क्या होगा, ये वाली वेलोसिटी अगर मैं इंक्रीज करूं तो क्या होगा, पिच में चेंज आएगा क्या, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि ये कंपोनेंट भी इंक्रीज हो जाएगा, अगर मैं सिर्फ ये कंपोनेंट इंक्रीज करूं ये कंपोनेंट इंक्रीज ही नहीं करूं तो पिच में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर मास कम करूं तो क्या फर्क पड़ेगा, विकास अनम्यूट करके बोलो क्या कह रहे हो। सर अगर हम मतलब परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट जो है अगर वो हम इंक्रीज करेंगे तो मतलब जो उसका सर्कुलर पाथ वो कर रहा है वो मतलब इंक्रीज होगा, हाँ, उसकी साइज बढ़ेगी, रेडियस, तो मतलब टाइम पीरियड फिर ज़्यादा लगेगा। टाइम पीरियड में तो फर्क ही नहीं पड़ता यार, कहाँ आ रहा है वेलोसिटी, अगर मतलब पाथ बड़ा होगा तो टाइम से कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं होगा। पिछले लेक्चर में क्या किया था, मतलब कि टाइम के फॉर्मूले में वेलोसिटी का कुछ है ही नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। हम्म, ओके सर। ओ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट हो, बात समझ में आई है नहीं, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे रिलीज कर दिया, इसका कैसा मोशन होगा,
या इसको भी वेलोसिटी दे दी थी, कैसा मोशन होगा इसका? स्ट्रेट लाइन ही होगा, ऑब्वियस सी बात। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है। एक क्यू चार्ज को, एम मास को इस तरह वी नॉट वेलोसिटी से फेंक दिया, कैसा मोशन होगा? कैसा मोशन होगा इसका, ये बताओ। हेलिकली होगा, हेलिकली होगा बेटा, इलेक्ट्रिकल नहीं होगा। बस क्या चेंज आएगा? पिच बढ़ती जाएगी, क्योंकि इधर की वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है। हुआ क्या, जो वेलोसिटी पहले कांस्टेंट थी, अब इलेक्ट्रिक फोर्स लगाए लगेगा इस पे, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो पिच बढ़ती जाएगी ना। क्या ये बात समझ में आ गई? एक और चीज होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो जो नेट फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? Q इंटू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, ऐसे लगेगा ना फोर्स। इसको बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स इक्वेशन बोलते हैं इसको। बी जीरो हो जाती है तो भी लॉरेंस फोर्स बोल देते हैं कई बार, ई जीरो होती है तो भी लॉरेंस फोर्स बोल देते हैं, लेकिन दोनों फोर्सेस लगते हैं जनरली, तब जनरल बात को बोलते हैं लॉरेंस फोर्स, जनरल इक्वेशन, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हो। ये बताओ, यहां तक बात समझ में आई? एक सिचुएशन ऐसी भी तो हो सकती है ना कि चार्ज में नेट फोर्स जीरो, जब ये और ये बराबर हो जाए, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं। कब? जब क्यू ई किसके बराबर हो जाए? क्यू वी बी के बराबर हो जाए, इस सिचुएशन में फोर्स जीरो हो जाएगा। क्यू से क्यू गायब हो गया तो वी किसके बराबर आ गया? ई बाई वी। बात समझ में आएंगे नहीं? वेलोसिटी किसके बराबर हो गई? ई बाई बी के बराबर। कंडीशन बताऊंगा, पहले तो मैग्नीट्यूड देखो। पहली बात तो ये तभी है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। एक सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। आपके कोर्स में बस यही केस है, एक तो ये केस है पैरेलल वाला, एक परपेंडिकुलर वाला, कि ई और बी परपेंडिकुलर हो गए। दूसरे एंगल के लिए हमारे कोर्स की बात नहीं है, उसको सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर चाहिए, आप नहीं कर पाओगे, इतनी गंदी कैलकुलेशन बनेगी उसकी। क्या बात समझ में आ गई?
जेई में भी यही दोनों, मैं जेई की भी बता रहा हूँ, एडवांस की। कुछ नहीं, बस यही इक्वेशन है। मैंने बोला फोर्स जीरो का वो है नेट फोर्स, क्यू ई जब क्यू वी बी के बराबर, डायरेक्शन हटा दो, डायरेक्शन अभी निकालना सीखेंगे हम। अभी तो एक कंडीशन निकाली है, ये क्यू चार्ज है, अगर इसमें मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगना चाहिए ताकि इस पे नेट फोर्स जीरो हो जाए, ये बताओ। ऑब्वियस सी बात है, इधर ही लगना चाहिए इलेक्ट्रिक फोर्स। ये क्यू चार्ज है, अगर इस पे मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगना चाहिए बताओ। यहां तक बात नहीं है, समझ में तुम्हें? आर्यन बहुत अच्छा आईक्यू यूज किया है तूने डायरेक्शन बताने के लिए। अरे बेटा, सबसे ज्यादा मैं इसी चीज को अप्रिशिएट करता हूँ हमेशा, ये चीज सबसे जबरदस्त होती है बंदे में। इंस्टेंटेनियस आप बेस्ट रिस्पॉन्स कैसे दे सकते हो। अब एक चीज देखो, इधर इलेक्ट्रिक फोर्स है तो एक क्यू चार्ज को छोड़ दूं मैं, तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा ये बताओ। इधर लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स। तो मैं इसको कौन सी डायरेक्शन में फेंकूं ताकि इस पे मैग्नेटिक फोर्स जीरो, ऊपर की तरफ फेंकूं या नीचे की तरफ फेंकूं, ताकि मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगे। यार लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड फेंकूंगा, कैसे फेंकने से फायदा क्या होगा, मेरे को तो फोर्स जीरो करना है ना। बी आपका ये रहा, फोर्स इधर लाना है। वी क्रॉस बी ऐसे करोगे तब तो फोर्स इधर लग जाएगा। वी अगर नीचे की तरफ और बी इधर है तो वी क्रॉस बी फेंको तो फोर्स इधर लग जाएगा, तो नीचे की तरफ फेंकोगे ना यार, राइट हैंड रूल यूज करो ना। वी ये रहा, बी ऊपर की तरफ डॉट, तो वी क्रॉस बी तो फोर्स इधर आएगा ना, तो इसको तुम नीचे की तरफ फेंकोगे बी वेलोसिटी से। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखी है, बी भी दे रखी है, ये स्पीड क्या होगी, किस स्पीड से फेंकू ताकि इस पे फोर्स जीरो लगे। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, क्यू इंटू ई, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, क्यू वी बी, ये लो, तो वी वेलोसिटी आ गई। तो v किसके बराबर आ गया, e बाई बी के बराबर आ गया, आया ना। ये बताओ, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तुम्हें? एक दो क्वेश्चन और करवा रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है, ताकि दिमाग में बैठ जाए ये बात अच्छी तरह से। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ऐसा ही होता है। मैग्नेटिक फील्ड है ईस्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉर्थ में, प्लस क्यू चार्ज को कौन सी डायरेक्शन में फेंको ताकि फोर्स जीरो हो चार्ज पे। एक हो गई अप और एक हो गई डाउन, अप मतलब ये और डाउन मतलब ये, जवाब दो। प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा।
है ना। नॉर्थ में ना तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा, आपके पास बी किधर है, ईस्ट में, बी इधर है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, तो या तो आप इधर फेंकोगे तो वी क्रॉस बी, ऊपर की तरफ फेंकोगे तब तो फोर्स इधर ही लग जाएगा, तो आप नीचे की तरफ फेंकोगे वी क्रॉस बी, तो आप जो फेंकोगे वो किधर फेंकोगे, डाउन फेंकोगे इसको, और किस वेलोसिटी से फेंकोगे, ये लो। बात समझ में आई है नहीं यार, इधर फेंकने से फायदा क्या होगा मेरे को ये बताना। मैग्नेटिक फील्ड तो वी और बी दोनों के परपेंडिकुलर ही फोर्स लगाई, तो जब तेरा बी बेटा है ही इस तरफ, तो तेरे को इस प्लेन में तो फेंकना ही नहीं है ना, इस प्लेन में फेंका फिर तो फोर्स इस प्लेन में आएगा, और तेरा इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये और ये कभी जीरो दे सकते हैं क्या? तो तेरे पास अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और तेरे को फोर्स चाहिए इस प्लेन में, तो तेरे को इससे परपेंडिकुलर ये लेना है, जिस प्लेन में फोर्स चाहिए उससे परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा ना। क्या ये बात समझ में आई? पक्का समझ में आई ये बात? बताओ, कोई वेइंग मशीन होती है क्या? स्पेक्ट्रोस्कोपी, बिल्कुल, मास स्पेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर, आज वो समझाता हूँ वो क्या होता है। होता क्या है, ये एक रीजन है, इसके इधर आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड है मान लो, हाँ है ना। अब देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, अमेरिकन जब नागासाकी और हिरोशिमा पे है ना, एक बैरियर है मान लो, कुछ नहीं, यहाँ से एक वेलोसिटी सिलेक्टर रहेगा, ऐसा, ऐसा है कुछ, ठीक है। अब मैं बताता हूँ करते क्या है, इसमें से चार्ज पार्टिकल्स को इधर फेंकेंगे, जब इनको फेंकेंगे तो ये जो सेम वेलोसिटी के पार्टिकल्स इस वेलोसिटी सिलेक्टर से बाहर आएंगे, मान लो उन पे क्यू चार्ज है और एम मास है। अब जैसे वो यहां पहुंचेंगे तो v क्रॉस b, इन पे ऐसे फोर्स लगेगा और ये ऐसे एक सर्कल बनाएंगे यूं, और ये टकराएंगे। अब मान लो ये फास्फोरस स्क्रीन है, तो यहाँ पे सिंटिलेशन, स्मॉल स्पार्क्स जनरेट होंगे, जैसे पुराने सीआरटी स्क्रीन पे हुआ करते थे। ये डिस्टेंस पता चल जाएगी तुम्हें, तो रेडियस की आ जाएगी, हाँ है ना, रेडियस आ गई। अब एक चीज देखो, अगर रेडियस आ गई है तो r/2, r किसके बराबर है, mv/qb, मास पता नहीं है मेरे को, तो क्या किया जाएगा, q तो मेरे को पता है, मेरे को पता है हाइड्रोजन पे चार्ज क्या आ सकता है, ये तो पता है मेरे को, मास नहीं पता मेरे को, q है, ये b है, ये b की वैल्यू भी पता है, q b की भी वैल्यू पता है, v की भी पता है, r की वैल्यू किसके बराबर आ गई, d/2, तो बचा क्या इसके अंदर, अननोन क्या चीज बची, मास, तो हो गया कैलकुलेट। क्या ये बात समझ में आई है नहीं आई? लिख लो इसको,
असमी यही बोला, इस वेलोसिटी सिलेक्टर से चार्ज पार्टिकल आएंगे, एक सर्कुलर पाथ करेंगे इस मैग्नेटिक फील्ड में, यहां टकरा जाएगा तो ये डी डिस्टेंस होगा, इससे रेडियस आ जाएगी, d/2 रेडियस होगी। रेडियस का फॉर्मूला क्या था, mv/qb, मैग्नेटिक फील्ड पता ही है जो लगाई है, v वेलोसिटी सेक्टर से वेलोसिटी सिलेक्टर से आ जाएगा, वेलोसिटी सिलेक्टर की अलग फील्ड है, ये अलग फील्ड है। आई मेरी बात समझे? क्यू पता ही है तो बस डी आ गया, एम आ गया। वो छोड़ दो तुम, स्क्रीन के ऊपर पहले सीआरटी स्क्रीन नहीं होती थी बड़े वाले टीवी, उनमें कैसे जनरेट होता था, जब मूविंग चार्ज पार्टिकल टकराता था फास्फोरस स्क्रीन से, तब स्पार्क क्रिएट होते थे। आगे की बात और बता दूं, हुआ क्या, जब नागासाकी और हिरोशिमा पे बॉम्ब डाला था ना, तो आपको पता होगा उस टाइम पे है ना एटम बम बनाया था, हाँ है ना, लिटिल बॉय और फैट मैन, सुना है ना? जो नेचुरली यूरेनियम था ना, नेचुरल जो यूरेनियम था 92, उसमें दो आइसोटोप्स होते हैं, ऐसे तो तीन होते हैं, 235 और 238। इस ओर के अंदर अब क्या है कि ये जो चीज प्रेजेंट है ना, इसका जो परसेंटेज है 238 का, वो है 99.3%, तो 235 कितना प्रेजेंट है, 0.70%, हाँ है ना? क्या था बात समझ में? अब बॉम्ब बनाने के लिए क्या चाहिए, ये चाहिए था, चेन रिएक्शन को यही सस्टेन करता है, क्या बात समझ में? अल्फा पार्टिकल निकलता है इसमें से, तो अब इसको इससे करना था, और कोई ऐसा केमिकल प्रोसेस नहीं था क्योंकि ये दोनों आइसोटोप्स हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो दोनों की सेम है, तो उस टाइम पे कोई प्रोसेस नहीं था जिससे हम इन दोनों को सेपरेट कर पाए, क्या ये बात समझ में आई है? नहीं? तो अमेरिका के अंदर डिफेंस में एक साइंटिस्ट था, उसने मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज किया था। अब देखो यूरेनियम 92, एक तो जाए 235
और एक है यूरेनियम 238। बात समझ में ये नहीं? वेलोसिटी सेलेक्टर के अंदर तो वेलोसिटी सेम होगी, मास अलग अलग भी हो, क्योंकि वो तो ई और बी पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो दोनों की सेम वेलोसिटी हुई, जो भी पार्टिकल इसमें से निकलेंगे, मास अलग अलग होंगे, सेम वेलोसिटी वाले ही निकल सकते हैं इसमें। आज सेम वेलोसिटी वाले निकले तो बड़ा सर्कल किसका बनेगा? यूरेनियम 238 का, क्योंकि मास ज्यादा है। तो मास ज्यादा है तो रेडियस ज्यादा होगा, क्यू तो सेम ही है। छोटा रेडियस किसका हो गया? 235 का। तो यहां पे स्लोली स्लोली यूरेनियम 235 कलेक्ट होता गया। क्या ये बात समझ में आई? पूरे 24 घंटे में 1 मिलीग्राम से भी कम इकट्ठा हुआ करता था पहले। उसके बाद में गैस डिफ्यूजन टेक्निक, कई टेक्निक बनाई और फिर सेपरेट किया। तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था बेटा। क्या ये लॉजिक समझ में आ गया? ये बताओ, आज जो पढ़ाया वो समझ में आया तुम्हें अच्छी तरह से? तो ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। अब थोड़ा चैप्टर पढ़ना, जबरदस्त करना है इस चैप्टर को एकदम, ठीक है? अभी कर रहा हूं। ओके बच्चे।